Once again, welcome back in this online class. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में, और रेस्पिरेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इंक्लूडिंग प्लांट, इन सबों में रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अलग अलग एनिमल में अलग अलग बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन जब हम लोग स्मॉल लेवल पे चर्चा करेंगे तो सबका जो रेस्पिरेशन का जो साइट है, यदि साइट का चर्चा करें, जैसा कि आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, साइट ऑफ एनर्जी लिबरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उसको बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, सब जगह जो है वो रेस्पिरेशन सबसे लास्ट में कहाँ पर होगा, यानी कि पावर का रिलीजिंग कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, नो डाउट। लेकिन उसके पहले और क्या क्या मैकेनिज्म होता है, तो सभी एनिमल के बारे में तो डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं, और हम लोग का जो मेन कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन एनाटॉमी है। तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है। जैसे न्यूट्रिशन हम लोगों ने समझा कि 5 स्टेज में होता है, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। रेस्पिरेशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्टेज है। एक स्टेज जो हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते हैं, ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी के बाहर आने के बीच के प्रोसेस में क्या होता है या कैसे होता है, इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, और इसका इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसको आप लोग नेमिंग भी करेंगे, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है हमारा नोज, जहाँ से आप एयर को ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। अब नाक से हवा जाता है, कहाँ पहुँचता है, विंड पाइप में, जो कि हमारा ओएसोफेगस के पैरेलल, ओएसोफेगस जो कि फूड पाइप था, फूड पाइप के पैरेलल हमारा विंड पाइप भी होता है। तो इस विंड पाइप से होते हुए हमारा ऑक्सीजन पहुँचता है लंग्स में। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि आपके पास 2 लंग्स हैं, और इस लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कौन, रिब केज। और रिब केज के बॉटम लाइन में एक और मस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसका नाम है डायफ्रागम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आप लोग नाम देंगे, वन सेकेंड, पहले नोज, उसके बाद विंड पाइप, उसके बाद हो जाएगा आपका लंग्स, और सबसे नीचे हो जाएगा हमारा डायफ्रागम। यदि आप लोग कुछ साइड बुक देखेंगे तो हो सकता है कि आपको साइड बुक में आपको लंग्स का इंटरनल पार्ट भी दिखलाया होगा, जिसमें कि एल्वोली वगैरह का भी चर्चा होगा। लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे हायर सेक्शन के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। फंक्शनिंग समझते हैं कि आखिर ये ऑक्सीजन आता कैसे है। तो होता क्या है कि डायफ्रागम हमारा जो है एक बार एक्सटेंड करता है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक बार फैलता है और एक बार सिकुड़ता है। अभी डायफ्रागम जब हमारा फैलेगा, यानी कि उस पर प्रेशर पड़ेगा नीचे की तरफ, खुद से अपने आप को फैलाएगा नीचे की तरफ। तो जैसे ही डायफ्रागम नीचे जाता है, लंग्स के अंदर जो हवा है वो भरना शुरू होता है बाहर से। क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ही आप एक्सपेंड करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण वहां पर विंड की जरूरत ज्यादा है, तो विंड बाहर से अंदर की तरफ आता है, लंग्स खुलता है। कुछ सेकंड बाद आपका डायफ्रागम जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट करता है, सिकुड़ता है। उस केस में प्रेशर जो है वो लंग्स के ऊपर पड़ता है और लंग्स से हवा जो है वो बाहर जाता है। ये मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा लंग्स में आया, तो इसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता क्या है कि लंग्स तक आपका पहुँचता है कुछ ब्लड। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ेंगे। ब्लड जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड कैरिड हो रहा है, इस ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ये ब्लड यहाँ पर लाया जा रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू।
पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन। तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों यहाँ पर अवेलेबल है लंग्स के पास। इनफैक्ट एक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो ब्लड हमारा है जिसमें डिसॉल्व्ड फूड है, ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अलग अलग सेल तक तुरंत पहुंचा देते हैं। सेल में जाने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही सेल तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचा, हमारा C6H12O6 ये हमारा 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट का। अभी यहाँ पर 6 कार्बन है लेकिन पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन गया तो C3 और C3, यानी कि ये कुछ सिंपल होगा। जब वो पहुंचेगा हमारा ब्लड से होते हुए हमारा पायरुवेट में कन्वर्शन हो गया। अब ये पायरुवेट का फर्दर ब्रेकिंग जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी कि सेकेंड स्टेज पर अब हमारा ये ब्रीदिंग तो हमारा हो गया, ब्रीदिंग के बाद सेकेंड स्टेज जो है अब हमारा वो सेल के अंदर हो रहा है जहां पर ऑक्सीजन पूरा का पूरा गया हुआ है अभी। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये पायरुवेट जो है फर्दर मोर ब्रेक करके बनाएगा CO2, यानी कि सब कार्बन अलग अलग हो जाएंगे। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर आप क्लास 10 में ही जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर कुछ डायग्राम, हेलो एल्केन्स, एल्काइंस एटसेट्रा, तो उसमें आप लोग इस बॉन्डिंग के थ्रू समझेंगे कि किस तरह पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज केमिस्ट्री में जाने पर समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग बुक में देख सकते हैं उससे कार्बन चैप्टर को, तो उसमें आपको बॉन्डिंग के बारे में समझाया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के हमारा जो C3 था वो कन्वर्ट कर जाएगा CO2 में, यानी कि जितने कार्बन है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। और यदि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच सका, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, प्रोसेस जो है बीच से ही अब ऑक्सीजन लौट रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा साइटोप्लाज्म में ही डिसाइड करता है, तो साइटोप्लाज्म में जो होगा वहां पर क्या है कि पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, जिसमें रहता है C2, यानी कि वहां पे 2 कार्बन रहेंगे। अभी CO2 में 1 कार्बन है लेकिन इसमें 2 कार्बन रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसीलिए इसमें पूरा एनर्जी लिबरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेन ऑर्गन के बारे में आप समझ गए, एयर कैसे हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है वो भी आप समझ गए। अब कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो लंग्स प्रोटेक्ट हो रहा है किससे? रिब केज से। विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन। विंड पाइप इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ताकि वो ब्रस्ट न करे, और ये दोनों पाइप अलग रहता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है जो मैं आपको बता दूं, जो आपको मुंह खोलेंगे तो आपको अंदर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस एंड इपीग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस क्या है? एक तरह का ढक्कन है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वो फूड पाइप में जाए, न कि विंड पाइप में जाए, उस समय ये इपीग्लॉटिस जो है विंड पाइप को क्लोज करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते समय यदि सांस लेते हैं या बोलते हैं तो अचानक खाना जो है हमारा फूड पाइप में न जाकर के विंड पाइप के थ्रू या विंड पाइप में इन कर जाता है, जिसके थ्रू वो नोज में भी आ जाता है। तो ये ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस को भी आप लोग शो कर सकते हैं, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट में शो किया जाएगा। मैं आपको बताया था अल्वोली के बारे में कि लंग्स का हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो लंग्स के अंदर क्या होता है, यानी कि जहां पर हमारा ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस जगह का यदि चर्चा करें तो लंग्स के क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि लंग्स के अंदर कुछ छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग बोलते हैं एल्वोली। एक्चुअली एल्वोली के पास आकर के बहुत से छोटे छोटे पोर्स हैं जहां पर ब्लड स्ट्रीम्स आए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, और वो हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इस तरह हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को भी आप लोग अपने बुक में देख लेंगे, इसमें भी आपको बताया गया है कि किस तरह ये फंक्शनिंग होता है। धन्यवाद।